राजस्थान के एक काल्पनिक गांव बिरसापुर। सूरज की सूखी रोशनी, पत्थर की जर्जर गलियां और बंसी की मीठी आवाज से नहीं, बल्कि लोगों की उम्मीदों और कहानियों से जीता था। गांव के किनारे एक छोटा आश्रम था, जहां लोग दूर दूर से आते। उस आश्रम के एक बुजुर्ग उपचारकर्ता को लोग प्यार से दादाजी कहते थे। उनकी सादगी, सफेद लोहे की चश्मा और धीमी मगर पुख्ता आवाज लोगों को अजीब तरह का भरोसा देती। कुछ कहते थे कि दादाजी के जड़ी बूटियों में चमत्कार है। कुछ कहते थे कि उनका विश्राम और मानसिक मार्गदर्शन ही बहुतों के दामन में उजाला कर देता है। कम से कम गांव के लोग उन्हें एक रहस्यमयी शख्स मानते थे। हमारी नायिका रीता इसी बिरसापुर की नहीं थी, पर पुरानी पीढ़ियों की तरह गांव शहर के बीच की खाई उसने खूब महसूस की थी। वो बीते 5 साल से मां न बन पाने की पीड़ा लिए जिंदा थी। उसका पति विकास शहर का बड़ा रियल एस्टेट ठेकेदार था। ऊंचे बिल्डिंगों और चौड़ी सड़कों के ठेके लेते, काले कोहरे के स्कीमों में उलझा। अरबों की संपत्ति, बड़ा घर, सास ससुर और 3 ननदें जिनकी शादी हो चुकी थी। सब कुछ था, पर घर में कुछ खत्म सी उदासी चली रहती। सास और ससुर बार बार ताने देते कि वंश आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। गांव रिलेटिव का रोना धोना और ननदों की चुहलबाजी। रीता पर बुद्धि और आत्मसम्मान दोनों पर चोट मिलती रही। पति विकास थकावट और व्यस्तता के बीच घर आता, पर रात में स्थिरता कम और दूरी ज्यादा बनी रहती। अंतरंगता में भी वो जल्दी थक जाता और रीता हर बार तमन्ना के साए में रह जाती। रीता ने कई डॉक्टर देखे, कई टेस्ट कराए, किसी एक से रास्ता नहीं मिला। एक दफा उसने पूरी मजबूरी में इंटरनेट पर ढूंढते हुए दादाजी का नाम देखा। एक छोटा वृत्त चित्र और कुछ गुनगुने प्रशंसा पत्रों से भरा एक वीडियो। कुछ और महिलाओं की आवाजें थीं, कुछ मुस्कानें, और अंत में दादाजी की अंधेरी आंखों में कुछ करुणा। वो सोचकर चली गई कि अगर सच में कोई कोशिश बाकी है तो वो आजमाएगी। उसने घर पर झूठ बोला कि मायके जा रही है। अपने पति से बहाना बनाकर सड़क पकड़ ली। 2 घंटे की ड्राइव के बाद जब वो बिरसापुर की ओर पहुंची तो उसे आश्रम के बाहर महिलाओं की लंबी कतार दिखी। कुछ दूर दूर देश से, कुछ शहरों से और कुछ तो विदेश से भी आई थीं। सब एक ही उम्मीद लिए। रीता के दिल में घबराहट थी, पर उम्मीद शायद उससे भी ज्यादा थी। उसने जमा खर्च निकालकर आश्रम के काउंटर पर 50,000 रुपए जमा किए और अंदर दाखिल हुई। दादाजी ने उसे शांति भरी मुस्कान से बैठने को कहा। आश्रम में रीता के लिए एक छोटा कमरा और भोजन व्यवस्था तय हो गई। उस शाम उसने जहां खाना खाया, वहीं से कहानी की एक नई राह खुलने वाली थी। रीता ने आश्रम के कमरे में पहला रात बिताया तो उसे अजीब सा सुकून भी मिला और थकान भी। वहां का खाना साधारण पर पौष्टिक था। दादाजी ने स्पष्ट समझा दिया कि ओचिन बाहरी दवाइयों तक सीमित नहीं है। वे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कारणों को साथ लेकर चलते थे। आश्रम की दिनचर्या कड़ी परंतु सुकून देने वाली थी। सुबह ध्यान, कुछ हल्की योग शिक्षा, जड़ी बूटी आधारित पोषण, फिर समूह में संवाद सत्र। कई महिलाएं वहां इसी तरह आई थीं, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से इंतजार में। सब ने अपने अपने दर्द बताए। कुछ खास तरह की थकान, पेट में भारीपन, अनियमितता, इन सब पर चर्चा हुई। दादाजी कहते, प्रसव एकमात्र जैविक प्रक्रिया नहीं, ये आत्मा का भी सवाल है। उनकी बातों में कई लोगों को आस्था मिली, कईयों को संशय। रीता ने देखा कि आश्रम में इलाज के दौरान चिकित्सकीय परीक्षण भी होते हैं, अल्ट्रासाउंड, कुछ हार्मोनल टेस्ट और स्थानीय वैद्यकीय परामर्श। दादाजी के सहकर्मी कुछ प्रशिक्षित नर्स व आयुर्वेद चिकित्सक थे जो इलाज को मॉनिटर करते। दवा के साथ दादाजी ने मानसिक साक्षात्कार और जोड़ी काउंसलिंग पर जोर दिया। रात में कुछ महिलाएं सत्रों के बाद खुलकर रोतीं, कुछ में राहत का भाव उभर आता। रीता को भी कोशिशों के बीच थकान हुई, पर एक अजीब भीतर से मजबूती भी आई। उसे आश्रम में मिलने वाली बातचीत ने यह एहसास दिलाया कि वो अकेली नहीं है। एक बात जिसने रीता को विचलित किया वो ये कि कुछ महिलाएं इलाज के बाद रातों में अजीब तरह का गहरे नींद जैसा अनुभव बतातीं। पर आश्रम का स्टाफ स्पष्ट करता कि वे पौष्टिक दूध और हल्के आरामदायक कवच दिए जाते हैं, जिससे शरीर को आराम और तनाव कम करने में मदद मिलती है। सभी प्रक्रियाएं लिखित अनुमति के साथ होतीं।
रीता ने इस बात पर ध्यान दिया और मानसिक रूप से खुद को संभालने का निर्णय लिया। उसने तय किया कि वो हर चीज पर जागरूक रहेगी, कोई भी व्यवहार उसे असहज लगा तो आवाज उठाएगी। इसी बीच उसने आश्रम में कुछ अन्य महिलाओं से दोस्ती कर ली। उनमें से कुछ ने दशकों का दर्द साझा किया, कुछ ने हालिया घावों की बातें। हर बातचीत में सहानुभूति और समझ थी। दादाजी के वर्कशॉप में जो चीज सबसे अलग लगी वो ये थी कि उन्होंने महिलाओं को अपनी चाहतें जानने और आत्म देखभाल सिखाई। ये छोटी छोटी बातें रीता के लिए नई उम्मीद जगा रही थीं। तीसरे दिन आश्रम में रीता ने स्वयं महसूस किया कि उसका शरीर कुछ हल्का महसूस कर रहा है। भले ही सब कुछ धीरे धीरे हो रहा था, पर उसकी आत्मा में बदलाव का बीज गिर चुका था। वो सोचने लगी कि क्या यह यात्रा सिर्फ भविष्य मां की तैयारी के लिए नहीं, बल्कि खुद को फिर से पहचानने की भी शुरुआत है। रीता जब आश्रम से लौटकर घर पर अपने रोजमर्रा के जीवन को देखती तो फर्क साफ नजर आता। विकास का जीवन बिल्कुल वैसा ही व्यस्त और तेज था। वो शहर के प्रोजेक्ट साइटों में रात दिन का शौकीन था। उबड़ खाबड़ रिश्तों की रफ्तार ने घर में दूरी पैदा कर दी थी। पिछले सालों का हराना पीछाना, सास के तीखे ताने और ननदों की दिखावटी खुशी ने रीता को अंदर तक झकझोर रखा था। आश्रम में मिली आत्म देखभाल ने उसे थोड़ा तनिक साहस दे दिया था। वो अब खुद को कमजोर मानने से झिझकती, अपनी जरूरतों की बात कहती। विकास से उसका संबंध धीरे धीरे बदलने लगा। पहले वो घर आकर केवल काम की बातें करता, अब रीता ने तन मन की छोटी छोटी बातों को साझा करना शुरू कर दिया। उसने बिना आरोप लगाए अपनी असहजताओं को कहा। रात में थकान, पर उस आंतरिक इच्छा का दमन और साथी से जुड़ने की चाह। विकास ने शुरुआत में नजरअंदाज करने की कोशिश की, पर रीता की बदली हुई ठौर और आत्मविश्वास ने उसे प्रभावित किया। वो घर पर थोड़ी देर रुकने लगा, कुछ शामें साथ बिताने लगा। अंतरंगता की बातों पर भी वे खुलने लगे। नर महिला के बीच संवाद, संतुलन व समझ पैदा हो रही थी। दादाजी के आश्रम के शिक्षक केवल दवाइयां नहीं देते थे, वे दंपतियों के साथ काउंसलिंग सत्र भी कराते थे। रीता ने अपने पति के लिए आश्रम की ओर से लिखे कुछ सुझाव भेजे, कुछ पोषण संबंधी बदलाव, जीवन शैली सुधार और जोड़ी के संवाद के लिए टिप्स। विकास ने दूसरों की तरह इसे जल्दी में नहीं टालना चाहा। वो भी अपनी असफलताओं और दबावों को मानने लगा। उसने अपने काम की तेजी को थोड़ा नरम किया और घर का समय अधिक देना शुरू किया। रातों की दिनचर्या धीरे धीरे बदली। वे साथ में खाना खाते, बातें करते और अक्सर पुराने दिनों की तरह एक दूसरे की आंखों में देखते। ये सब होते हुए भी सास परिवार के निगाह में बदलाव का मतलब जल्दी नहीं निकला। रीता खुद भी अपने शरीर को समझने लगी। योग, ध्यान और दादाजी की दी हुई जड़ी बूटी युक्त पौष्टिकता ने उसके दिनों को स्थिर किया। चिकित्सकीय जांचों में भी कुछ छोटे छोटे सकारात्मक संकेत आने लगे, पर सबसे बड़ी जीत ये थी कि रीता ने अपने आत्मसम्मान को लौटाया। वो अब किसी के ताने पर टूटती नहीं, बल्कि अपनी बात शालीनता से रखती। घर में धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। गुस्से की जगह बहसें कम और समझ बढ़ने लगी। रीता का भीतर का ये परिवर्तन उसकी जिंदगी के उस हिस्से में उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया था जहां पहले निराशा थी। वो ये महसूस करने लगी थी कि बदलाव किसी एक दवा से नहीं, बल्कि कई छोटे कदमों से आता है, और ये उसे आगे बढ़ने का जज्बा दे रहा था। समय की रेत पर छोटे सकारात्मक बदलाव दिखने लगे। रीता और विकास के रिश्ते में संवाद बढ़ा, पर चुनौतियां अभी भी बनी थीं। सास और ससुर की अपेक्षाएं जड़ें जमा चुकी थीं, और गांव शहर में फैले रिश्तेदारों की बातों का दबाव कभी कभी फिर लौट आता। ननदें, जो शादीशुदा होने के बावजूद घर की आकर्षण बनी रहती थीं, अक्सर अप्रत्यक्ष टिप्पणी कर देतीं। पर रीता अब टूटती नहीं, वो समझदारी से कदम उठाती। उसने घर पर छोटे छोटे नियम लागू किए। रात में फोन की शोरगुल कम, साथ में खाने की शुरुआत, और हर हफ्ते एक शाम बस दोनों के लिए। ये सब काम आया। विकास ने भी दिखाया कि वो केवल शब्दों में नहीं, बल्कि व्यवहार में भी बदलना चाहता है। जब सास ने किसी गांव वाले के सामने तंज कसा, तो रीता ने शालीन पर दृढ़ शब्दों में कहा कि ये उनका निजी मामला है और समाज का दबाव किसी की जिंदगी तय नहीं कर सकता। सास कुछ पल के लिए चुप रह गईं। घर में छोटे छोटे झगड़े थे, पर वे पहले जैसे खतरनाक नहीं दिखते थे। रीता ने अपने लिए सीमाएं तय कीं,
और इस बात की ठानी कि अब वो केवल दूसरों की बातों पर जीने वाली नहीं रहेगी। इसी बीच आश्रम के कुछ मेलजोल से विकसित दोस्ती ने उसे और सक्षम बनाया। उसने कुछ अन्य महिलाओं के साथ मिलकर स्थानीय स्तर पर महिलाएं जोड़ने का विचार किया। एक छोटी समूह जहां वे स्वास्थ्य, पोषण और मानसिक भावनात्मक मुद्दों पर खुलकर बात कर सकें। ये समूह धीरे धीरे गांव में चर्चा का विषय बना। कुछ ने इसका स्वागत किया, कुछ ने इसे अजीब कहा, पर रीता के लिए यह सबसे बड़ा विजय थी। उसने खुद को खोजना शुरू कर दिया था और अब वो दूसरों की मदद भी करना चाहती थी। जीवन में उम्मीदें अब सिर्फ बच्चे तक सीमित नहीं रह गईं, वे व्यापक और स्थायी बन रही थीं। कुछ महीनों बाद रीता को अपने शरीर में हल्का परिवर्तन महसूस हुआ। उसने हिचकते हुए गर्भ परीक्षण किया और नतीजा सकारात्मक निकला। उसकी आंखों में खुशी और डर दोनों उमड़ आए। 5 साल की पीड़ा के बाद यह पहली बार था जब उसे लगा कि उसकी किस्मत ने उसके पक्ष में करवट ली है। घर में यह खबर फैलते ही माहौल बदल गया। सास ने तुरंत पूजा रखवाई और रिश्तेदारों को बुलाकर खुशी मनाई। विकास ने पहली बार खुलकर मुस्कुराया, जैसे उसके कंधों का बोझ उतर गया हो। ननदों की आवाजों में भी अब ताने नहीं, अनोखा उल्लास था। हर कोई इस पल को अपने तरीके से चमत्कार मान रहा था, पर रीता जानती थी कि यह उसकी हिम्मत, उसके प्रयास और उसकी सहनशीलता का परिणाम था। रीता ने तय किया कि वो इस खुशी को किसी डर या अपराध बोध के साए में नहीं रहने देगी। उसने अपने मन में यह भी ठाना कि जब सही समय आएगा तो वो महिलाओं को यह समझाएगी कि इलाज, ध्यान और खुद की देखभाल संतान जितनी ही जरूरी है। अब उसके जीवन में एक नई जिम्मेदारी थी, अपने आने वाले बच्चे के साथ खुद को भी सुरक्षित, मजबूत और शांत रखना। गर्भावस्था की खबर ने रीता के जीवन में एक नया मोड़ ला दिया। परिवार में उत्साह फैल गया। सास ने तुरंत पूजा और जश्न का ऐलान कर दिया। विकास भी भावनात्मक रूप से बदलने लगा। घर में अब ताने कम और अपनापन बढ़ने लगा। फिर भी समाज की जिज्ञासा कम नहीं हुई। कुछ लोग पूछते कि अचानक कैसे सब ठीक हुआ। कुछ चमत्कार कहते, कुछ संदेह करते। रीता ने बिना किसी को दोष दिए बस यही कहा कि इलाज केवल दवा नहीं, बल्कि देखभाल, धैर्य और मानसिक शांति का मेल होता है। इसी बीच कुछ रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने दादाजी के तरीकों पर सवाल खड़े किए, पर रीता ने बातचीत का रुख समाधान की ओर मोड़ा। उसने महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और मांखड़िक दबाव पर खुलकर बात की और कहा कि किसी भी दंपति को शर्मिंदा करना सबसे बड़ी गलती है। धीरे धीरे परिवार ने उसकी बातों को स्वीकारना शुरू किया। विकास ने सार्वजनिक रूप से कहा कि इस पूरे सफर में सबसे बड़ा श्रेय रीता की हिम्मत को है। रीता के अंदर अब एक नई शक्ति थी। वो खुद ही नहीं, बल्कि दूसरी महिलाओं को भी समझ और सहारा देना चाहती थी। कुछ महीनों बाद रीता केवल एक होने वाली मां नहीं रही, वो अपने अनुभव की ताकत से गांव की महिलाओं की आवाज बन गई। उसने स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र के साथ मिलकर एक छोटा महिला समूह बनाया, जहां सब अपने डर, दिक्कतें और सवाल खुलकर कह सकें। इस कोशिश का असर दिखा। महिलाओं ने पहली बार समझा कि मां बनना सिर्फ दवा का विषय नहीं, बल्कि सम्मान, सहयोग और मानसिक शांति का भी सवाल है। कई दंपति इलाज और जांच को सामान्य बात मानने लगे। ताने कम हुए, समझ बढ़ी। रीता ने एक सभा में कहा, सबसे बड़ा चमत्कार ज्ञान और सहानुभूति है। किसी महिला को ताना देने की जगह उसका हाथ पकड़ना ही असली इलाज है। उसकी आंखों में संतुलन और मजबूती साफ दिख रही थी। कहानी का संदेश यही है कि महिलाओं का दर्द निजी नहीं, सामाजिक जिम्मेदारी है। दबाव और शर्म से किसी को रास्ता नहीं मिलता। राह मिलती है बात करने से, समझने से और साथ देने से। रीता ने यह साबित किया कि हिम्मत छोटी हो या बड़ी, वो किसी भी अंधेरे को बदल सकती है।